अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने मुशा की बै के अहकाम को तफसील के साथ देखा था। आज मबी के हवाले से जो चंद बातें हैं कि पीछे मैंने आपको बताया था कि बै के सही होने के लिए ज़रूरी है कि मबी की मार्फत यानी जो चीज़ फ़रोख्त की जा रही है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसकी मार्फत जो है वो ज़रूरी है। इसमें अगर कोई ऐसी जहालत होगी जो झगड़े की तरफ लेकर जाए तो उससे बै जो है वो फासिद हो जाती है। इसी कबील से है कि जो चीज़ें माप कर या तोल कर या गिन कर बेची जाएं और उसके अफराद में कीमत के एतबार से कोई फ़र्क ना हो, जैसे अंडे वग़ैरह होते हैं, तो अगर ये वज़न के साथ या माप के साथ या अदद के साथ बेचे जा रहे हैं तो उसका क्या हुक्म होगा, और क्या ये अंदाज़े से ढेरी की सूरत में इनको बेचा जा सकता है या नहीं। तो जो चीज़ें माप कर तोल कर या अदद के साथ बेची जाएं तो इनको अंदाज़े से भी इनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है। मसलन गंदम की एक ढेरी पड़ी हुई है और कहा जी ये पूरी गंदम मैं ख़रीदता हूँ, या इसी तरह दूध किसी बर्तन के अंदर पड़ा है और कितने लीटर है वो मालूम नहीं है, तो उसको भी जो है वो कि मैं सारा दूध मैं ख़रीदता हूँ। तो या इसी तरह अंडे बहुत सारे पड़े हैं एक जगह पर और मालूम नहीं कि कितनी तादाद में है, क्या ये सब मैं ख़रीदता हूँ। जैसे आम तौर पर फ्रूट का ठेला होता है और दिन के आखिर में कुछ फल जो है वो बच जाते हैं, तो फिर पूरे ठेले का सौदा कर लेते हैं, जी ठीक है बताओ पूरे के क्या लोगे, और अब वो जितने भी निकल आएँ वो सब उसके होते हैं। तो ये बै मुजाज़फ़ा कहलाती है। मुजाज़फ़ा बै का माना है कि जो अंदाज़े से हो, जज़ाफ़ यानी तखमीने की बुनियाद पर हो। ज़ाहिर है कि जो ख़रीदता है वो कुछ ना कुछ एक अंदाज़ा तो लगाता है कि ये इतनी तो होगी, तो इसलिए इसकी कीमत इतनी बननी चाहिए। और ये बै शरई तौर पर जायज़ है जब उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए कि जनाब ये ढेरी आपको बेची जा रही है, ये सब कुछ जो है वो आपको बेचा जा रहा है। तो अब चाहे उसके अंदर कितना वज़न है या कितने अदद हैं या कितने पैमाने हैं, ये मालूम ना हो तो शरई तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी कबील से है कि अगर कोई ऐसा पत्थर है कि जिसका वज़न मालूम नहीं, या ऐसा पैमाना है कि जिसकी मिक़दार मालूम नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर जो ख़रीदो फ़रोख्त होगी कि जनाब इस पत्थर के वज़न के बराबर आप मुझे ये चीज़ इतने की दे दें, या इस पैमाने को भरकर आप ये चीज़ मुझे इतने की दे दें, और ये मालूम नहीं कि उसमें मिक़दार कितनी है, उसका वज़न कितना है, तो फिर ये बै भी जो है वो मुजाज़फ़ा ही बै कहलाती है। और ये भी शरई तौर पर जायज़ है, जबकि फ़ौरी तौर पर तोलना या फ़ौरी तौर पर मापने का मामला हो रहा हो, जिससे वो पैमाना जो है वो गायब होने या टूटने का या उसके वज़न के कम होने का कोई मामला दरपेश ना हो। हाँ, अगर वो ऐसा पैमाना है कि जिसकी अंदर कमी ज़्यादती होती है, जैसे कोई ऐसा थैला है जो लपेट के रखा हुआ है और मालूम नहीं कि वो अंदर उसमें कितनी चीज़ आएगी, तो वो फिर झगड़े की तरफ ले जा सकता है मामला, कि वो समझ रहा था कि इसमें तो कम है, या वो हमारी बचपन की कहानियाँ होती थी उम्र यार की ज़ंबील, कि उसमें जो कुछ भी डालो वो भरती ही नहीं थी, तो वो कहानी की खैर सूरत थी वो। लेकिन ऐसी भी है कि जो बर्तन होते हैं या इस तरह वो थैला वगैरह है जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार आ जाती है और अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसमें कितनी मिक़दार आ जाएगी, तो उसमें फिर ये जो है वो बै दुरुस्त नहीं होगी। एक सूरत का उसका इस्तिस्ना किया था पानी की मशकीज़े का, कि पहले मशकीज़ों के ज़रिए पानी जो है वो भरा जाता था जब ये पानी की लाइनें वगैरह नहीं होती थी, तो उसमें वो मशकीज़ा ज़ाहिर है जितना पुराना होता जाता था उतनी उसमें लचक ज़्यादा होती थी, वो चमड़े के बनता था, तो जितना पुराना होता था उसमें लचक ज़्यादा होगी तो उसमें पानी भी उतनी मिक़दार में ज़्यादा आएगा, और जो नया मशकीज़ा होगा उसमें लचक कम होगी तो पानी उसमें कम आएगा। तो उसका जो है वो उर्फ़ में, क्योंकि उसमें कोई झगड़ा नहीं होता था, तो इस बुनियाद पर उसको जायज़ करार दिया कि इसमें क्योंकि झगड़े का इम्कान नहीं है। और ये बात उर्फ़ के हवाले से मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर उर्फ़ आ जाता है तो वहाँ पर फिर झगड़े का मामला नहीं होता, जहाँ उर्फ़ नहीं होता वहीं झगड़े की बात होती है।
तो ये बहरहाल ये भी जो है वो मुजाज़फ़ा ही की कबील से इसका ताल्लुक़ होता है। अब अगर कोई चीज़ नाप कर या तोल कर या अदद से या ज़िरा के पैमाने से नाप कर बेची जाए तो इसमें अगर जितनी मिक़दार पे बै है उतना मुश्तरी का हक़ है, वो उसको लेगा। लेकिन अगर वो मिक़दार कम निकल आई या ज़्यादा निकल आई तो फिर क्या हुक्म होगा? जैसे पिछले दिन भी सवाल हुआ था कि ज़मीन की पैमाइश जो है वो छोटी निकल आई और कागज़ों में उसकी मिक़दार ज़्यादा निकली थी, यही लिखी हुई थी, या इसके बरक्स हो जाता कि लिखी हुई कम थी और निकल आई ज़्यादा, तो फिर क्या हुक्म होगा? तो ये इन मसाइल का मामला जो है वो हमें दरपेश होता है, तो इसलिए जो है इन मसाइल को समझना भी ज़रूरी है। तो अब अगर कोई चीज़ माप कर या तोल कर बेची जाती है और वह ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर तबईद की जाए यानी उसमें से कुछ हिस्सा अलग कर दिया जाए तो उससे उस पर कोई नुकसान नहीं होता, जैसे गंदम है, चावल है, ये जो हमारी या दूध है, तो आप 5 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध अलग कर दें तो 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये गंदम है, चावल है और जो भी चीज़ें माप तोल कर बेची जाती हैं तो इनमें अगर हम कुछ अलग कर दें, कुछ मिक़दार को उससे जुदा कर दें तो ना उस मिक़दार पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना जो बकिया मिक़दार बची है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ किसी मख़सूस वज़न के साथ या किसी मख़सूस मिक़दार के ऊपर उसका सौदा तय हुआ था और वो फिर या तो उससे कम निकल आई या उससे ज़्यादा निकल आई, तो अगर ज़्यादा निकली है तो मुश्तरी पर लाजिम है, ख़रीदने वाले पर लाजिम है कि वो वापस बाय को देगा, क्योंकि वो बाय की मिल्कियत है। जब एक मख़सूस मिक़दार पे सौदा हुआ है और वो मिक़दार की हद तक तो ख़रीदार का हक़ है, इससे ज़ायद जो भी मिक़दार निकलेगी वो बेचने वाले की है। लेकिन अगर वो उसको साथ ही दे देता, उसे पता है कि ये ज़ायद है, वो कहता अच्छा ठीक है ये भी रख लो। जैसे बाज़ औक़ात हम कुछ फल वगैरह लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ लेते हैं और आखिर में एक आध कोई फल बच जाता है तो वो भी उसी में वो डाल देता है, तो ये उसकी तरफ से एक किस्म के हिबा की कबील से हो जाता है। लेकिन अगर मख़सूस मिक़दार पे है तो वो बहरहाल बाय का हक़ है और बाय की रज़ामंदी के बग़ैर वो ख़रीदार जो है वो उसको नहीं ले सकता। लेकिन अगर कम निकल आया, जैसे बाज़ औक़ात मख़सूस मिक़दार ली, अब जब तोला तो थोड़ा सा कम निकल आया उसमें से, तो अब क्या हुक्म होगा? तो उसमें कि जितनी कमी आई है उसके मुताबिक कीमत में भी कमी आएगी, समन में भी कमी आएगी, और लेकिन ख़रीदार को इसमें इख्तियार भी मिलता है, क्योंकि उसने तो एक मख़सूस मिक़दार के ऊपर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। मसलन 10 किलो आटा उसको लेना था, उसने 10 किलो आटे की बात की, अब जब उसने तोला तो वह 9 किलो ही निकला उसके पास। तो अब ये ख़रीदार इस 9 किलो आटे को 9 किलो की कीमत में ही लेगा। बेचने वाला ये नहीं कहेगा नहीं जनाब मुझे तो पूरे 10 किलो के पैसे चाहिए, तो भाई मबी आपने 9 किलो की दे रहे हैं। और लेकिन इसमें अब ख़रीदार को ये भी इख्तियार मिलेगा कि चाहे तो ले चाहे तो छोड़ दे, क्योंकि ये तफ़र्रुक़ सफ़क़ा हो गया। सफ़क़ा बै को कहते हैं, तफ़र्रुक़ जुदा होने को कहते हैं। तो क्योंकि ईजाब और कबूल जो हुआ था वो तो 10 किलो के ऊपर हुआ था और अब मबी वो 10 किलो नहीं रही, उसमें कमी आ रही है, तो ये तफ़र्रुक़ सफ़क़ा हो रहा है। जब तफ़र्रुक़ सफ़क़ा होगा तो मुश्तरी को, ख़रीदने वाले को इख्तियार मिलेगा कि चाहे तो वो ये सौदा मुकम्मल करे या चाहे तो इस सौदे को ख़त्म कर दे, क्योंकि बाज़ औक़ात उसको उतनी ही मिक़दार ज़रूरी होती है। अब 10 किलो ही लेना है, 1 किलो अलग से कोई इसको देगा नहीं, तो अगर इसको ये लाजिम कर दें नहीं जी 9 किलो तो ले लो, बाकी 1 किलो तो ढूंढते रहो कहीं से भी, तो ज़ाहिर है उसको ज़रर आएगा। और उसने जो रज़ामंदी अपनी ज़ाहिर की थी वो तो 10 किलो पे ज़ाहिर की थी, 9 किलो पे तो उसने ज़ाहिर की नहीं थी, तो ये बग़ैर रज़ा के उसकी बै का मामला हो जाएगा, जो कि शरीयत में दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए अगर मिक़दार में कमी निकलेगी तो पैसों में भी कमी आएगी, नंबर 1, और नंबर 2 मुश्तरी को इख्तियार भी मिलेगा कि चाहे तो वो इस सौदे को मुकम्मल करे और चाहे तो इस सौदे को ख़त्म कर दे। तो ये मामला आएगा जो माप कर बेची जा रही हैं चीज़ें, जैसे दूध है,
पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें माप कर बेची जाती हैं। और इसी तरह जो मौजूनी चीज़ें हैं जो वज़न करके बेची जाती हैं उनका भी यही मामला होगा। और इसी तरह जो अदद से बेची जाती हैं, अंडे वगैरह हैं, केले हैं और इस तरह की और चीज़ें जो कीनू वगैरह हमारे यहाँ पर कराची में बेचे जाते हैं, तो ये सब पे भी यही मामला हुक्म लगेगा कि जो ज़्यादा निकला वो बेचने वाले का, और जो कम निकला तो उस कमी की वजह से पैसों में कमी होगी और ख़रीदने वाले को इख्तियार भी मिलेगा, चाहे तो सौदा मुकम्मल करे चाहे तो सौदे को ख़त्म कर दे। और अगर वो मज़रूई चीज़ है यानी गज़ के ज़रिए बेची जाती है, जैसे कपड़ा है, प्लॉट है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ गज़ से चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। तो अब इसमें यह है कि गज़ की जो हैसियत है ये बमंज़िला वस्फ़ के है, ये मकसूदी चीज़ नहीं है, जबकि इसकी अलग से कीमत बयान ना की गई हो। मिसाल के तौर पर 100 गज़ का प्लॉट है, तो इसमें जैसे हम 100 गज़ का प्लॉट जब लेते हैं तो ये नहीं होता कि हर गज़ की कीमत इतनी इतनी, क्योंकि फ्रंट का गज़ कुछ और होगा, पीछे का जो है वो कुछ और होगा। बस लमसम कीमत होती है कि ये 100 गज़ है और इसका जनाब 100 गज़ का प्लॉट है और इसकी इतनी कीमत है। ये 120 गज़ का प्लॉट है, इसकी इतनी कीमत है। ये 200 गज़ का प्लॉट है, उसकी इतनी कीमत है। तो बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि हर गज़ के हिसाब से वो कीमत बराबर ही बन रही है। बड़े प्लॉट की कीमतें बाज़ औक़ात ज़्यादा कीमती हो जाती हैं, बाज़ औक़ात छोटे प्लॉट की कीमत बड़े प्लॉट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है अगर पर गज़ के हिसाब से देखा जाए तो इस सूरत में अगर पर गज़ की कीमत बयान नहीं की गई थी, या इसी तरह कपड़े का थान ख़रीदा पूरा। अब कपड़े का थान जो है जनाब ये 21 मीटर का थान है, तो इसमें ये थान जो है वो इतने हज़ार रुपए का है, 5000 का है मिसाल के तौर पर। तो अब ये 5000 का थान है, इसमें मीटर पर मीटर के हिसाब से पैसे तय नहीं कर रहा वो ये नहीं कह रहा कि हर मीटर जो है वो इसका 200 रुपये या इतने रुपए है। हाँ, बाज़ औक़ात वो 21 मीटर थान 22 भी निकल आ सकता है और कभी वो 20 मीटर भी निकल आ सकता है। इसी तरह वो 100 गज़ का प्लॉट 100 गज़ भी हो सकता है, 98 गज़ भी हो सकता है, 105 गज़ भी हो सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये जो प्लॉटों की कटिंग होती है उसमें यही होता है, एक आध गज़ की कभी कमी हो जाती है, कभी एक आध गज़ की ज़्यादती भी हो जाती है। जो मार्केट जो प्लॉटिंग होती है तो वो एक साइज़ के प्लॉट आमतौर पर काटने की कोशिश करते हैं, तो कभी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका मामला होता है, लेकिन कहलाता वो 200 गज़ का ही प्लॉट है। 198 गज़ की कटिंग है, 195 या 195 गज़ की कटिंग, और लेकिन कहला वो 200 गज़ की कटिंग रही है, वो 200 गज़ के प्लॉट हैं जी। अब जब नापेंगे तो 195 निकला। तो अब ऐसी सूरत में अगर उसका हर गज़ मकसूदी नहीं है, उसके हर गज़ की कीमत अलग से बयान नहीं की गई, तो ये जो ज़रा होती है ये बमंज़िला वस्फ़ की होती है। यानी ये प्लॉट है और इसकी सिफत यह है कि ये इतने साइज़ का है, ये थान है और इसकी वस्फ़ ये है, इसकी सिफत यह है कि ये इतने इतने गज़ का है। तो ऐसी सूरत में अगर गज़ में कमी निकल आई या ज़्यादा निकल आया, तो अगर कम निकला है तो इसमें समन में कोई कमी नहीं होगी। मुश्तरी को, ख़रीदार को वो पूरी कीमत पे ही ख़रीदना पड़ेगा, और लेकिन उसको ख़यार मिलेगा, क्योंकि वो जो राज़ी हुआ था वो तो उस वस्फ़ की बुनियाद पे राज़ी हुआ था कि जनाब ये प्लॉट जो है वो 200 गज़ है, या ये थान जो है ये 21 मीटर है। तो इस बुनियाद पर ख़रीदार को इख्तियार मिलेगा, चाहे तो ले ले चाहे तो छोड़ दे। लेकिन अगर लेना चाहता है तो फिर जो कीमत तय हुई है, जो समन तय हुआ है, वो पूरे उसको अदा करने पड़ेंगे। कमी की वजह से समन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर गज़ जो था वो बमंज़िला वस्फ़ के था, और जो वस्फ़ में हो उसके मुकाबले में समन का कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए उसको पूरी कीमत पे लेना होगा। हाँ, अगर सौदा वो ख़त्म कर देते हैं और फिर वो
बेचने वाले को ये कहता है कि भाई अब क्योंकि प्लॉट मैं इस कीमत पे तो नहीं ले रहा, ये तो सौदा ख़त्म, और अब अगर तुम इतनी कीमत पे मुझे देना चाहते हो तो दे दो, तो फिर ये तजदीद अक़द कहलाएगा। पिछला वाला मामला इनका ख़त्म हो गया, जो इजाब व कबूल हुआ था जिसकी वजह से अक़द लाजिम हो जाता था, तो वो मामला ख़त्म हो गया। अब अगर वो नए अक़द करके उसकी कीमत में कोई कमी ज़्यादती करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती मुश्तरी ये नहीं कर सकता कि जनाब क्योंकि आपका प्लॉट कम निकला है तो इसलिए मैं इतने पैसे कम करूँगा और मैं तो लूँगा ही लूँगा और पैसे भी इतने कम करूँगा। ये नहीं हो सकता, जबर नहीं है। पिछला वाला मामला ख़त्म करके वो कीमत में कमी करना चाहें आक़िदैन तो ठीक है, शरीयत ने उनको कोई मना नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन ज़बरदस्ती ये मामला नहीं हो सकता। लेकिन पीछे जो हमने पढ़ा गंदम के मामले में, चावल या दूध के मामले में, वहाँ पर अगर ख़रीदार लेना चाहता है 9 किलो तो वो लेगा, बेचने वाला उसको मना नहीं कर सकता, और वो ये भी नहीं कह सकता कि जनाब मैं पैसे पूरे लूँगा, उसको पैसे कम ही करके लेने पड़ेंगे। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर प्लॉट जब 200 गज़ की बात हुई और निकला 195 गज़, तो मुश्तरी या तो पूरे जो 200 गज़ का पैसा तय हुआ है वही देकर ले ले या फिर छोड़ दे, और छोड़ता है वो उस पर, और फिर बाद में अगर दोनों किसी बात पे राज़ी हो जाते हैं तो ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही थान का मामला है, तो थान 21 मीटर का था, निकल आया 20 मीटर, तो अब या तो पूरे जो पैसे तय हुए हैं वो देकर आप पूरा थान ले लें या फिर छोड़ दें, और फिर अगर बाय जो है कुछ कीमत में कमी कर देता है उसकी बुनियाद पर और मुश्तरी फिर लेने पर राज़ी है तो ये तजदीद अक़द कहलाएगा, और ये बहरहाल फिर बाद में हो सकता है। अच्छा, अगर इजाफी निकल आया, 200 गज़ की बात की थी, 205 गज़ निकल आया, तो ये इजाफी मिक़दार ख़रीदार की होगी, बाय 5 गज़ उससे ले नहीं सकता। ऐसे ही थान जो है वो 22 मीटर का निकल आया, 1 मीटर इजाफी निकल आया, तो वो 1 मीटर उसमें से ले नहीं सकता, वो ख़रीदार का है, और इसमें कोई ख़यार भी नहीं है, बेचने वाले को भी कोई ख़यार नहीं और ख़रीदने वाले को भी कोई ख़यार नहीं। बेचने वाले को तो इसलिए नहीं कि वो तो वस्फ़ था, और इसकी हैसियत ऐसे हो गई जैसे कोई लंगड़ी बकरी कहकर बेची थी और उसकी टांग सही निकल आई, उसने ऐब वाली चीज़ समझी थी और वो चीज़ बग़ैर ऐब के निकल आई। जैसे बाज़ औक़ात कंपनियों के डिफ़ॉल्ट पीसीज होते हैं और वो कम कीमत के ऊपर उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए होते हैं, जी मामूली सा निशान है या कुछ यूँ है, तो मार्केट से उसके रेट उन्होंने कम रखे हुए होते हैं। अब ख़रीदार ने लिया और उस पर कोई भी ऐब नहीं निकला, तो अब कंपनी उसको वो चीज़ वापस नहीं ले सकती उससे, या उससे कीमत नहीं बढ़ा सकती कि जनाब आपने तो, हम तो ऐब वाली चीज़ बेच रहे थे, इसमें तो ऐब ही नहीं है इसलिए आप पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। तो जो ऐब वाली चीज़ समझकर बेची और उसमें ऐब नहीं निकला, उस ऐब से सलामत निकली, तो ये मुश्तरी का हक़ हो जाता है फिर वो, क्योंकि ये जो औसाफ होते हैं इनके मुकाबले में समन का कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसमें एक समन में कोई कमी ज़्यादती नहीं होती, और मुश्तरी को भी कोई यानी ख़रीदार को भी कोई ख़यार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसको फ़ायदा हो गया, इसमें कोई उसका नुकसान तो हो नहीं रहा। एक चीज़ कम उसकी समझ के लिए उसने उसको ज़्यादा निकल आई, ये तो फ़ायदे की चीज़ है उसकी, तो इसलिए ना मुश्तरी को ख़यार मिलेगा इसमें और ना ही बेचने वाले को ख़यार मिलेगा। हाँ, अगर हर गज़ की कीमत अलग बयान कर दी होती, जैसे हम जब सूट के लिए कपड़ा लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जी क्या मीटर है, क्या गज़ है, यूँ बात करते हैं ना, इतने रुपए मीटर, अच्छा जी इतना मीटर निकाल दो। अब वो निकालता है तो कम निकल आया या ज़्यादा निकल आया, तो अब ऐसी सूरत में अगर कम निकला है तो उसके मुताबिक वहाँ समन में भी कमी होगी। 5 मीटर लेना था, 4.5 निकला, या 5 मीटर लेना था, 4 मीटर निकला, तो अब यहाँ पर एक, और हर मीटर का 100 रुपये तय हुआ था, तो अब यहाँ समन 400 होगा। अब इसकी हैसियत कि जब हर गज़ को अलहदा से ज़िक्र किया है तो अब ये वस्फ़ नहीं रहा, अब इसकी हैसियत वही मकीली और मौजूनी की तरह हो गई,
कि उसकी मिक़दार भी जो है वो मक़सूद हो चुकी है। और अब ऐसी सूरत में वो अगर कम निकला है तो मुश्तरी को फिर वही जो हुक्म वहाँ पर था कि समन में भी कमी होगी और उसको ख़यार भी मिलेगा कि चाहे तो ले चाहे तो ना ले। ठीक, लेकिन अगर ज़्यादा निकल आया तो मुश्तरी को वो ज़ायद भी या तो लेना होगा या पूरी मबी छोड़नी होगी। और वो ज़ायद जो लेना होगा तो उसकी भी उसको कीमत पे करनी पड़ेगी, वो समन देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा समन। मसलन 5 मीटर का कपड़ा था और वो 6 मीटर निकला है, तो अब ज़ाहिर है कि 1 मीटर अगर उसको काट के अलग करेंगे तो जब तक वो कपड़ा मुत्तसिल है तो उसकी कीमत और है, और जब 1 गज़ उसमें से काट के अलग कर लिया जाए तो उस 1 गज़ की कीमत कम हो जाएगी, वो कट पीस में चला जाता है, वो कम कीमत पे बिकता है। तो इस 1 गज़ को अलग करने में बाय को नुकसान हो रहा है। इसलिए मुश्तरी को या तो ख्याल मिलेगा कि भैया जो 100 रुपये मीटर के हिसाब से तय है तो पूरा 6 मीटर ले लो, या फिर बाय खुद ही काट कर दे दे, अपना नुकसान खुद ही बर्दाश्त कर रहा है वो, तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी। लेकिन वो अगर काटने पर राज़ी नहीं है तो फिर मुश्तरी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं जी मुझे तो 5 ही मीटर काट के दो, 1 मीटर अपने पास रख लो। यहाँ ये नहीं हो सकता। अगर बेचने वाला राज़ी है काट कर रखने पर तो ठीक है, लेकिन अगर वो राज़ी नहीं है तो फिर मुश्तरी को या तो पूरा 6 मीटर लेना पड़ेगा और उसी के हिसाब से पैसे भी देने पड़ेंगे, या फिर वो कहे जनाब मैं नहीं लेता, मुझे तो लेना ही 5 मीटर था, मैं 1 मीटर का क्या करूँगा इजाफी। वजह इसकी ये है कि 1 मीटर उसको इजाफी तो मिल रहा है लेकिन कीमत भी तो जा रही है, तो ये एक ऐसा ज़रर उसके ऊपर आ रहा है जिसका उसने इल्तिज़ाम नहीं किया था। ईजाब व कबूल करते वक्त ज़ाहिर है कि 100 रुपये जो जेब से जा रहे हैं तो एक ज़रर है ना, एक नुकसान है, पैसे जेब से जा रहे हैं, और ये ऐसा ज़रर है कि जिसका उसने इल्तिज़ाम नहीं किया था, तो इस वजह से उसको ख़यार मिलेगा, चाहे तो ले ले चाहे तो छोड़ दे। ऐसा करते हैं कि कपड़ा कटवा लिया उसके बाद जो है कहते हैं हम नहीं ले रहे। अब इसमें बाय कुछ को ज़रूर होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ कहते हैं किसी और को लगा देंगे। नहीं, कटिंग जब हो गई है तो ये अब उसके बाद उसको इस तरह का इख्तियार नहीं है। वैसे ही ईजाब व कबूल जब हो जाए, कटिंग ना भी हो, जब ईजाब व कबूल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ईजाब व कबूल के बाद बै मुकम्मल हो जाती है और फिर किसी किस्म का कोई ख्यार नहीं होता। तो इसलिए ईजाब व कबूल करते वक्त सोच समझ के होना चाहिए मामला। ये नहीं है कि पहले तय कर लिया है और उसके बाद फिर क्या जी मैं नहीं लेता। ये तो कटिंग हो जाना तो बड़ी बात है, अगर कटिंग ना भी होती तो भी अक़द जो है वो लाजिम हो चुका था। अच्छा, ये मामला था मकीली, मौज़ूनी, मज़रूई चीज़ों के अंदर। अगर वो कीमी चीज़ है, कीमी चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क होता है उर्फ़ और आदत में, और लोग जो है उसकी कीमत कम नीचे करते हैं। जैसे गाय की मिसाल दी थी मैंने आपको, बकरी की मिसाल दी थी, इस्तेमाल शुदा गाड़ी है, इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये सब जो हैं वो कीमी चीज़ों के अंदर आती हैं, जिसके अंदर कीमत के एतबार से एक ही कंपनी की चीज़ है, एक ही मॉडल है, लेकिन फ़र्क है दोनों की कीमतों में। तो ये जो होगा, ये कीमी चीज़ों के अंदर इसका हुक्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब अगर कीमी चीज़ें इस तरह कोई एक बल्क तादाद में ख़रीदी, ज़्यादा तादाद में ख़रीदी, मसलन बकरियों का रेवड़ लिया कोई पूरा, और उसकी इतनी मकदार तय हुई जी 12 गाय में ख़रीदता हूँ या 12 बकरे में ख़रीदता हूँ, और इन सब का लमसम सौदा तय कर लिया, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं पुट्ठा का सौदा हो गया जी, भाई ये पूरा रेवड़ जो है ये 20 लाख रुपए में मेरा। अब इसमें यह तय नहीं हो रहा कि इनमें से किस जानवर की कितनी कीमत है, लमसम का सौदा हो गया, ये पूरा रेवड़ मेरा 20 लाख रुपए का हो गया। अब इसमें कितनी गाय हैं जनाब? 20 गाय हैं, ठीक है जी, सौदा हो गया। बाज़ाहिर देखा जाए तो 20 लाख की 20 गायें, 1-1 लाख रुपए की एक गाय, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब 1-1 लाख की हो। इसमें हो सकता है कोई 2 लाख की हो, कोई 1.5 लाख की हो, कोई 50,000 की हो, होता है ना। लमसम में तो ऐसे ही होता है, इंसान एक अंदाज़ा लगाता है और उसके बाद सौदा कर लेता है उसका।
तो अब ऐसी सूरत में 20 गायों की बात हुई थी कि 20 गायों का रेवड़ है और 20 लाख रुपए का दिया। ये नहीं कहा कि हर गाय 1-1 लाख की, हर गाय की कीमत तय नहीं हुई थी, लमसम का सौदा था। इसमें अगर कमी निकल आई या इजाफी निकल आई, दोनों सूरतों में बै फासिद हो जाएगी। मसलन वो 19 गाय निकल आई, 20 की जगह 19 निकल आई, तो अब हर गाय की कीमत कोई 1 लाख रुपए तो थी नहीं, कोई लाख की थी, कोई 1.25 लाख की थी, कोई 1.5 लाख की थी, कोई 2 लाख की थी, कोई 50,000 की थी, कोई 25,000 की भी थी, हो सकता है। अब जो वो एक गाय कम हुई है उसकी कितनी कीमत कम करेंगे, कोई पैमाना नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। वहाँ तो ये था ना कि भाई 1 किलो आटा कम हुआ तो 1 किलो आटे की कीमत हमें पता है 100 रुपये है, तो हमने 100 रुपये कम कर दिए, 9 किलो आटे की सूरत में जो मिसाल दी थी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है। अब वो कौन सी एक गाय कम हुई है मालूम नहीं, मजहूल है, तो उसमें से अब समन में कितनी कमी करेंगे वो भी मजहूल है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या मामला होगा, ये सौदा फस्ख है, इस मामले को ख़त्म करके अब दोबारा सौदा कर लेंगे कि भैया 20 गायों पे हमारा सौदा था 20 लाख का, अब ये तो 19 निकल आई हैं, अब बता क्या कहता है। वो चीज़ तो नहीं है। अब तो पिछला मामला ख़त्म करें, उसके बाद अब अगर 19 लाख में सौदा हो जाता है, 19.5 में हो जाता है, 18 में हो जाता है, वो इनका मसला है, कर सकते हैं। लेकिन उसी अक़द के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हर गाय की कीमत हम 1-1 लाख लगाकर उसमें से 1 लाख रुपए कम कर दें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है वो कीमत उसकी कम हो या उसकी कीमत ज़्यादा हो। इसी तरह अगर इजाफी निकल आई, 21 निकल आई गाय, सौदा तो 20 पे हुआ है, अब इनमें से जो एक इजाफी है वो कौन सी है, इसमें भी झगड़े का इम्कान है। ख़रीदार चाहेगा जो सबसे हल्का जानवर है वो निकाल दूं, साइड पे कर दूं, और ख़रीदने वाला और बेचने वाला क्या चाहेगा, सबसे जो तगड़ा जानवर है, सबसे जो कीमती जानवर है उसको अलग कर लूं, झगड़ा होगा। तो मबी और गैर मबी मिक्स हो गई हैं और कीमी चीज़ है, तो अब कौन सी को गैर मबी करार दिया जाए, कौन सी को मबी करार दिया जाए, कोई पैमाना नहीं। इस सूरत में इस सौदे को भी ख़त्म करेंगे और बाहमी रजामंदी से फिर बाद में अगर वो 20 जानवर अलग कर लेते हैं, भाई ये एक अलग कर रहा हूँ मैं, इसके बाद ये 20 हैं, तुम्हारे जो 20 लाख की बात कर रहा हूँ मैं इन 20 की बात कर रहा हूँ, फिर ठीक है, फिर ये एक नया इजाब और कबूल हो जाएगा, ये तजदीद अक़द कहलाएगा और ये फिर करना इनका दुरुस्त होगा। तो इस सूरत में अगर कमी हुई या ज़्यादती हुई तो दोनों सूरतों में बै फासिद हो जाएगी। इसको ख़त्म करना पड़ेगा इस मामले को। इसी तरह अगर कोई बाग ख़रीदा फलदार दरख्तों के, कि जिन्हें इसमें 100 दरख्त हैं फलों वाले, अब एक दरख्त था उस पर फल ही नहीं था, तो अब जब दरख्तों के साथ फलों की बात करके लिया है तो इसका मतलब है फलों का भी समन में हिस्सा है। अब एक दरख्त ऐसा है जिस पे फल ही नहीं है, तो अब उस पर कितना फल लगना था मजहूल है, तो इसका हुक्म भी यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, बै फासिद के हुक्म में आ जाएगा ये। अच्छा, जिस चीज़ का अक़द अलहदा से हो सकता है उसका इस्तिस्ना भी किया जा सकता है मुतय्यन करके। मसलन ये 20 बकरियां हैं या 20 गाय हैं, उसमें से कहा कि एक गाय मैं अपने पास रखूँगा, बाकी 19 आपकी हैं, तो अगर इसने मुतय्यन करके कहा कि ये वाली गाय नहीं दूंगा बाकी 19 आपकी हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मजहूल किया कि इनमें से कोई सी भी एक मैं ले लूँगा तो फिर ये अक़द फासिद हो जाएगा। ये दुरुस्त उस वक्त होता कि जब इस्तिस्ना मालूम होता, मुअय्यन होता कि इसको मैं अक़द से निकाल रहा हूँ। वजह फिर वही है, कीमी चीज़ है। जब कीमी चीज़ है तो अब
ख़रीदार चाहेगा हल्की चीज़ इसको दूँ और जो बेचने वाला है वो चाहेगा सबसे अच्छी चीज़ में निकालूँ, तो वही झगड़े का इम्कान आएगा। और जहाँ झगड़े का इम्कान आता है तो शरीयत ने वहाँ पर बै को फासिद करार दिया, ताकि जो है वो मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ वगैरह ना हो। अच्छा, पीछे जो गज़ वाली मैंने बात कही थी वो सूरत में थी जब मुकम्मल गज़ का मामला हो। अगर वो आधा मीटर निकल आया, 4 की बात की थी, हर मीटर 100 रुपये था, और वो 4.5 मीटर निकल आया या 3.5 मीटर निकल आया, तो इमाम आज़म जो हैं वो आधे मीटर का एतबार नहीं करते, वो उसको बमंजिला वस्फ़ के रहते हैं कि जब गज़ जो है, गज़ की कीमत तय हुई है तो आधा गज़ वस्फ़ के तौर पर रहेगा। तो इस सूरत में अगर 4 पर अक़द हुआ और 4.5 निकल आया तो इमाम साहब फरमाते हैं वो 4 मीटर के पैसे देगा, और इसमें कोई तफर्रुक़ सफ़का भी नहीं है, उसको तो आधा मीटर इजाफ़ी मिल गया। और अगर 3.5 निकला तो 3 मीटर के पैसे देगा, लेकिन तफर्रुक़ सफ़का की वजह से जो उसका वस्फ़ मरगूब फ़ौत हो गया है उसकी वजह से उसको ख़यार मिलेगा। अच्छा, इमाम मोहम्मद इस मसले में कहते हैं कि जिस तरह एक की कीमत है तो आधे की भी कीमत है, वो आधे को भी शुमार में लाते हैं। तो 4.5 में वो कहते हैं 4.5 मीटर के पैसे देगा और मुश्तरी को ख़यार मिलेगा ज़रर ज़ायद की वजह से, और 3.5 मीटर में 3.5 मीटर के पैसे देगा और उसमें भी उसको ख़यार मिलेगा तफर्रुक़ सफ़का की वजह से। अच्छा, इमाम अबू यूसुफ जो हैं वो आधे गज़ को पूरा गज़ मानते हैं, वो कहते हैं 4.5 का मतलब है 5 मीटर, इसलिए 5 मीटर के पैसे देगा, और क्योंकि ज़रर ज़ायद आ रहा है इसलिए उसको ख़यार मिलेगा। और 3.5 मीटर को वो 4 मीटर मानते हैं, आधे गज़ को पूरा गज़ मानते हैं, तो इसलिए 4 मीटर के पैसे देगा, लेकिन वस्फ़ मरगूब फ़ौत हो रहा है इसलिए जो है वो मुश्तरी को ख़यार मिलेगा। अब हमारा जो उर्फ़ है वो इमाम मोहम्मद वाला है, उसमें हम जब सौदा करते हैं तो बाज़ औक़ात आधा मीटर ज़्यादा निकल आता है तो वो क्या कहते हैं, फिर आधे मीटर के पैसे देने पड़ते हैं मुफ्त में। बाज़ औक़ात वो दे भी देता है, अगर थोड़ा बहुत हो, 3-4 इंच अगर ज़्यादा हो तो वो ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन अगर आधा मीटर तक हो ना तो फिर वो ऐसे नहीं देते। फिर वो क्या करते हैं, या तो काट के रख लेगा अपने पास हो, या फिर वो कहेगा कि भाई इसके भी पैसे आप दे देंगे। तो हमारा उर्फ़ जो है इस मामले में इमाम मोहम्मद के मुताबिक है, तो इसलिए उर्फ़ की वजह से यहाँ फतवा जो है वो इमाम मोहम्मद के कौल पर होगा। ठीक है जी, ये हमारी यहाँ पर बात हुई है कि जो मकीली चीज़ें हैं, मौज़ूनी चीज़ें हैं, जब एक ख़ास मिक़दार के अंदर उनका सौदा हो रहा हो तो ये मामला किया जाए। यहीं पर ज़िम्नन एक और ये गुफ्तगू भी आती है कि जो चीज़ कैल के साथ बेची गई हो या वज़न के साथ बेची गई हो, तो इसमें ये ज़रूरी है कि हमारे सामने वो कैल हो या हमारे सामने वो वज़न हो। एक हदीस में है कि जब तक 2 सा जारी ना हो जाएं तो उस वक्त तक उसमें तसर्रुफ़ जायज़ नहीं है। तो उसका ताल्लुक़ बै सलम से है। बै सलम में क्या है कि मैंने गंदम इब्राहिम भाई को बेच दी, लेकिन अभी मेरे पास तो गंदम नहीं है, मादुम की बै जायज़ है। तो अब मैंने उतनी मिक़दार की गंदम बासिक भाई से ख़रीदी, तो पहले मैं अपने लिए कब्ज़ा करने के लिए उसको कैल करूँगा, वज़न करूँगा, और उसके बाद फिर इब्राहिम भाई को देने के लिए अलग वज़न करूँगा, 2 मरतबा वज़न होगा उसमें। क्योंकि जो मकीली और मौज़ूनी चीज़ें हैं इनमें ये जो कैल करना है या वज़न करना है इसका ताल्लुक़ कब्ज़े से है, और बै क़ब्ल क़ब्ज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वो जायज़ नहीं है। तो अब ये इन पे कब्ज़ा ही उस वक्त होगा कि जब वज़न वाली चीज़ है तो उसको वज़न कर लिया जाए, और कैल वाली चीज़ है तो उसको कैल कर लिया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि मुश्तरी अक़द होने के बाद ख़रीदार के सामने वो वज़न हो या ख़रीदार के सामने वो कैल हो। अगर पहले से वो रखा हुआ है उसने
तो उसको दोबारा वज़न करना पड़ेगा। अब हमारे उर्फ़ में ये बड़ा एक अजीब मसला है, पहले से पैकेट बने हुए होते हैं, या जैसे कंपनी की चीज़ें होती हैं, पैकेट्स कंपनी की तरफ से सील पैक होते हैं। जैसे दूध आता है हमारे यहाँ मिल्क पैक का है, ऑलपर का है, तो वो 1 लीटर वाला डब्बा है, 1.5 लीटर वाला डब्बा है, 1 पाव वाला डब्बा है। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं करते हैं कि पहले काटें और उसको फिर पैमाने में भरें और उसके बाद देखें पूरा निकला कि नहीं निकला। ज़ाहिर हरज है इसमें बहुत बड़ा। तो ये हकीकत में मुजाज़फ़ा की बै है, या अदद के एतबार से बै हो रही होती है हमारी। यानी हम वो पैकेट जो ले रहे होते हैं वो उसमें कैल बमंजिला वस्फ़ के होता है। किलो वाला डब्बा असल है डब्बा, किलो वाला उसकी सिफत है। पाव वाला डब्बा, 1.5 किलो वाला डब्बा। इसी तरह हम घी ख़रीदते हैं, ऑयल ख़रीदते हैं, तो वो पैक उस पर लिखा हुआ होता है जनाब इतने लीटर। तो हम बोतल ख़रीद रहे होते हैं, 10 लीटर वाला कैन चाहिए जी, 16 किलो वाला डब्बा चाहिए जी। तो यहाँ पर वो जो वज़न की बात है, तो जब अगर मखसूस मिक़दार पे और वज़न से हो तो हमारे उर्फ़ और आदत में यहाँ पर मकसूद वो डब्बा होता है पूरा। इसी तरह जो पैकेट बना हुआ रखा हुआ है तो वो पैकेट 10 किलो वाला पैकेट होता है वो। तो इस तौर पर बै जायज़ होगी, वरना ये बहुत बड़ा एक हरज का मामला है कि अब हम जब तक उसको वज़न ना कर लें, क्योंकि हमसे पहले वज़न करके रखा है। अब ग्राहक इतने ज़्यादा होते हैं, अब उसको कहोगे जब दोबारा तू तोल के दे तो वो कहेगा भाई कहीं और से ले लो, बेचेगा ही नहीं, वो नखरे करेगा। तो अब बहुत बड़ा हरज है इसके अंदर। तो इसकी सूरत एक यही है कि आप उस फिर पैकेट के तौर पर उसकी बै करें। दूध की थैलियाँ बाज़ औक़ात बंद के पहले से रखी हुई होती हैं, दही तो ख़ास तौर पर वो पहले से बांध के उन्होंने पाव वाले पैकेट करके रखे हुए होते हैं। तो अब हम क्या 1 पाव दही, तो वो पाव दही अब एक ख़ास अक़द हो रहा है, एक मिक़दार पे हो रहा है, तो पाव वाला पैकेट दे दो भाई, पाव वाली थैली दे दो। इस तरह अगर हम कहेंगे तो इसमें ज़्यादा बचत है, एहतियात की बात है। मतलब पहले से पैकेट नहीं भराएगा, अभी हमने उसको कहा कि पाव वाला हमें दही दे, वो तो फिर वज़न कर रहा है हमारे सामने, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मुश्तरी के सामने वज़न किया जा रहा है, मुश्तरी के सामने तोला जा रहा है, मापा जा रहा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अक़द के बाद, लेकिन अक़द से पहले तोल के रखा हुआ है, और इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है ये। गांव देहातों में तो फिर कम होगा, लेकिन शहरों के अंदर बड़ी दुकानें होती हैं, ख़रीदार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपना टाइम क्या करते हैं कि फ़ालतू वक्त में वो पैकेट बना कर रख लेते हैं, और जब बेचने के वक्त जब ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो वो उन पैकेट्स को फटाफट बेच रहे होते हैं। हमारे यहाँ दूध और दही ये केली है या मकीली है। दूध लीटर से बिकता है, जो चीज़ पैमाने के ज़रिए बेची जाएगी वो मकीली कहलाएगी, और जो बाट के ज़रिए वज़न के ज़रिए होगी वो मौज़ूनी कहलाएगी। तो दूध जो है हमारे नज़दीक लीटर के साथ बिका जाता है, ठीक है। तो ये वज़न के एतबार से जो चंद मसाइल थे और मबी की मिक़दार के हवाले से बातें थीं, वो उस पर आज हमने कलाम किया।